हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो सैंपल पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक, साथ में जो आपका सैंपल पेपर है इसका ऑफिशियल सॉल्यूशंस भी सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, उसमें कुछ एक दो एरर्स हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करी हुई है। साथ में बच्चों एक लंबे टाइम से आप लोगों ने कोई भी रिटन एग्जाम नहीं दी है ना, आपने कोई रिटन एग्जाम नहीं दिए, आपका अभी अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है। ठीक है, या जो भी आपने एग्जाम दी वो आपकी स्कूल में एग्जाम थी या फिर ऑनलाइन एग्जाम थी। ठीक, अच्छा, लेकिन बच्चों अब अगर आपका बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक, तो वहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बच्चों इसके लिए हमने आपको एक हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है जिसमें हर एक स्टेप लिखी हुई है। ठीक है, मतलब जिस तरह से आपको बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करना है वैसा का वैसा पूरा हमने पीडीएफ बना के यहां पर अपलोड करा हुआ है। ठीक, आप उस पीडीएफ पर जाइए, लेकिन उसके पहले इस वीडियो में जो हमने पूरा का पूरा सैंपल पेपर समझाया है, उसका हर एक सॉल्यूशन समझाया है, उसको देखिए। पीडीएफ आपके रिप्रेजेंटेशन के तरीके के लिए। ठीक, साथ में आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इस पीडीएफ के अंदर मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखा है, मतलब कौन सी स्टेप लिखने पर आपको आधा नंबर मिलेगा या 1 नंबर मिलेगा वो लिखा है। लेकिन बच्चों इसकी प्रॉब्लम यह है कि वहां पर आपको एक फाइनल स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते सिर्फ। ठीक, उसके पहले कैसे वो स्टेप आई उसको कहते हैं हम रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, वो हमारे हैंड रिटन सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको हर एक स्टेप को भी देखना है, तो हमने उसके लिए हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों आपका जो सैंपल पेपर है इसके अंदर टोटल 14 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, और आपका जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक, पेपर के अंदर 3 सेक्शन आएंगे, ए, बी और सी। पहला सेक्शन जो होगा जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 6, तो ये आपका हो जाएगा 12 मार्क्स का। ठीक, सेक्शन बी आपका होगा 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे तो आपका हो जाएगा 12 मार्क्स का। ठीक, और जो सेक्शन सी रहेगा उसमें हर एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 मार्क्स का। ठीक, ऐसे आपका टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का और ये पेपर आपको देना है 2 घंटे के अंदर। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके हमको रूट्स निकालने हैं। ठीक, अच्छा, 3x² - 7x - 6 = 0। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो। देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या लाना है, 6 3 जा 18 -18 हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक, और हमारा सम कितना होना चाहिए, -7। तो हमको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए -18 और सम होना चाहिए -7। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं, 9 × 2 होता है हमारा 18। ठीक, और 9 - 2 होता है हमारा 7। लेकिन हमको क्या चाहिए, -7। अगर यहां पर नंबर नेगेटिव है तो हमेशा बड़े नंबर के पास नेगेटिव साइन होना चाहिए। ठीक, तो हमारे 2 नंबर कौन से आ गए, एक आ गया -9 और दूसरा आ गया +2। ठीक है, तो हमने 2 नंबर फाइंड कर लिए, एक है -9 और एक +2, तो 2 नंबर आ गए -9 और +2। हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 3x², ठीक है, -9x + 2x - 6 = 0। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने। अच्छा, यहां से 3x कॉमन निकाला, बचा x माइनस, यहां से 3x निकलेगा तो बचेगा 3, यहां से हमने 2 कॉमन निकाला, 2x - 3 = 0। देखिए x - 3 और x - 3 दोनों बाहर, x - 3 बचेगा क्या, 3x, यहां पर बचेगा +2 = 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0, तो आएगा x - 3 = 0, तो x = 3। एक सॉल्यूशन हमारा x = 3, दूसरा सॉल्यूशन आएगा हमारा
3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2/3। ये आ गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें एक और वाला पार्ट भी है। ठीक बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पेपर में और वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो जो दोनों पार्ट होंगे वो है ना सेम चैप्टर से होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका जो पहला पार्ट था वो भी हमारा क्वाड्रेटिक से है और वाला पार्ट भी हमारा किससे है? क्वाड्रेटिक से। ठीक, अब हमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि ये ऐसी एक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल और इक्वल होना चाहिए, तो उसके लिए हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है हमको, d इक्वल टू 0, d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b हमारा क्या हो गया? k, तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a हो गया हमारा 3 और c हो गया हमारा 3। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 36, k इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, k क्या आ गया हमारा? प्लस माइनस 6, तो k की वैल्यू क्या आएगी? एक प्लस, ठीक है, एक प्लस 6 और दूसरी माइनस 6। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 3 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end to form a cuboid, find the total surface area of the cuboid। ठीक, सिंपल सा बात है। देखो हमारे पास है ना ऐसा क्यूब है, मान लो एक ऐसा क्यूब है, ठीक है, ऐसा एक क्यूब दिया हुआ है। ठीक, इसका हमको वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, वो दिया है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देख ऐसा क्या किया हमने, ऐसे 3 क्यूब को ऐसे एक साथ रख दी, ऐसा एक, दूसरा और ऐसा तीसरा। ठीक, तो क्या हुआ, उसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई। अच्छा अब हमको मान लो कि ये जो क्यूब है इसकी लेंथ है a, क्या है लेंथ? a, तो हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब 64 किसका क्यूब है? 4 का। किसका है? a क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब हमने ऐसे 3 क्यूब साथ में रखे। ठीक, तो देखो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन ब्रेड्थ और हाइट क्या रहेगी? बराबर। देखो क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है। ठीक, तो इसके अंदर जब हमने इसको क्यूबॉइड बनाया तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ लेंथ इंक्रीज, क्योंकि ब्रेड्थ इधर वाली भी बराबर रहेगी और हाइट भी बराबर रहेगी, तो ब्रेड्थ हमारी 4 और हाइट भी 4। ठीक, अब हमको इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बच्चों, ठीक, अच्छा अब इस फॉर्मूले में हमको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। क्या करेंगे? 2 इंटू LB, लेंथ कितनी है? 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12, क्या आ जाएगा हमारा? 2 इंटू 48 प्लस 16 प्लस 48, ये हमारा सम कितना आ जाएगा? ये सम कितना हो जाएगा? 48 प्लस 48 होता है हमारा 96, 96 प्लस 16, 96 प्लस 16 हो जाएगा 112, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चों बोर्ड एग्जाम में कभी भी यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है, कभी भी यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक, ये आ गया आंसर। चलो अगला वाला हमारा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें क्या है, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन मेड बाय द स्टूडेंट इज गिवन बिलो। हमको क्या निकालना है? मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। ठीक, अब हम इसका हमारा चार्ट बना लेते हैं। देखो क्या लिखा है? रन स्कोर्ड, रन लिख दो सिर्फ, ठीक है। इसके बाद क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। इसके बाद क्या दिया है? ठीक, ये आ गया। रन्स हमारे कितने आ जाएंगे? देखो 0 से 20 का है, जैसा ग्राफ उसमें दिया है चार्ट वैसा का वैसा, 20 to 40। अगला क्या दिया है? 40 to 60, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? 60 to 80, और नेक्स्ट हमारा है 80 to 100, 80 to 100, ठीक। अब हमारे पास दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले वाले में है 4,
फिर है हमारा 6, फिर है हमारा 5, ठीक है, फिर है 3 और फिर है हमारा 4। ऐसा हमने बना लिया। अच्छा, अब हमको निकालना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करेंगे, 4 के वहां पर तो 4 आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में इन दोनों को जोड़ दो, 6 + 4 10, अगले वाले में इसको भी जोड़ दो 15, फिर नेक्स्ट में 18, फिर इसको भी जोड़ दो, आ जाएगा हमारा 22। ठीक है, कितना आ जाएगा 22। अच्छा बच्चों, हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा 22, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से, और n/2 हमारा क्या हो जाएगा, 22/2 = 11। अब 11 देखो कहां पर, इससे छोटा है, ठीक, तो ये हमारी आ जाएगी मीडियन की क्लास, क्या आ जाएगी, मीडियन वाली क्लास आ जाएगी। ठीक, अच्छा अब बच्चों हमको क्या लगाना है, मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। ठीक, अब देखो मीडियन क्लास हमारी क्या है, ये वाली, तो L की वैल्यू क्या हो गई, 40, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, ठीक, प्लस में n/2 क्या आ गया हमारा 11, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं, एक क्लास पहले की, क्या लेंगे हम, 10 ले लिया। ठीक, फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 5 इंटू हाइट है क्या 60 - 40 क्या हो जाएगा 20, तो हमारी हाइट आ जाएगी 20। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 40 + 11 - 10 = 1, 5 1 जा 5 4 जा, ये आ जाएगा 4, तो आ जाएगा हमारा 44। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 44। बच्चों इतना समझ में आया, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर क्या दिया है कि ये एक हमारा एपी है, ठीक है, इसका सबसे पहले हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म जो होती है उसका डिफरेंस, ठीक है, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली, तो हमारा डी हो जाएगा 9 - 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5, डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम। अच्छा देखो यहां पर अभी फर्स्ट टर्म क्या है 4, ठीक, अब उसने बोला है कि अगर फर्स्ट टर्म हमारी जो ए हो जाए, ए डैश, नया एपी बन रहा है, ए डैश अगर 6 हो जाए तो हमारा एपी लिखना है, कुछ नहीं, पहली टर्म हमारी ए डैश हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी ए डैश प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगी ए डैश प्लस 2d, तो ये हो गया हमारा 6, 6 + 5, 6 + 2 × 5, ये हो जाएगा 6, 11, 6 + 10 16। ठीक है, तो हमारा नया एपी क्या बन जाएगा 6 11 16। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया है कि हमको बोल दिया द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38 और हमको फाइंड करना है x को। अच्छा, अगर हमारा मोड है 38 तो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी 30 to 40 वाली, तो मैं सिर्फ मॉडल क्लास यहां पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, ठीक है, इसके अंदर मैंने मॉडल क्लास लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मॉडल क्लास, ठीक है, वो है हमारी 30 to 40 वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी है 16, ठीक, उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12 और इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है x, ठीक है, सिर्फ मैंने इतना लिखा है, ठीक, और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मोड का फॉर्मूला पता है, देख सिंपल, अगर फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्या लिखा है, L + F1 - F0 by 2F1 - F0 - F2, ठीक है, अच्छा, इंटू H, कुछ देख, मॉडल क्लास क्या है 30 to 40, तो L की वैल्यू क्या हो गई 30, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा F0 और ये हो गया हमारा F2, ठीक है, और मोड की वैल्यू हमको कितनी दी है 38। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान, 38 = L की वैल्यू आ जाएगी 30, प्लस में F1 है 16 माइनस F0 है 12 बाय 2F1 मतलब 32, 2F1 16 2 जा 32 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है हमारी 12 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है x इंटू h, हाइट कितनी है इस क्लास की 40 - 30 = 10, ये हो जाएगा। अच्छा देख, बहुत सिंपल, 30 देख 30 इस साइड आएगा तो 38 - 30, देख क्या होगा 38 - 30 होगा, कितना बचेगा यहां से सिर्फ 8 बचेगा, क्या बचेगा
8 बचा। ठीक, इसको हटा दूं, चल ठीक। आगे क्या बचा, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 16 माइनस 12 बचेगा 4 बाय 32 माइनस 12 इज 20 माइनस x इंटू 10। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो आ गया 20। ठीक, तो हमारा क्या आ गया 20 माइनस x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। कितनी आ जाएगी 15। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ चीज नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। ठीक बच्चों, तो स्टैटिस्टिक्स से हमारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद है तो हम पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा सर्कल चैप्टर का, तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो देख, हमको क्या दिया है कि दो ऐसी लाइन है, ठीक, एक सर्कल है, पहले तो एक ऐसा सर्कल बनाया हमने, ठीक, और एक ऐसी दो लाइंस हैं जो कि सर्कल पर टेंजेंट है। एक हमारी लाइन XY, ठीक है, जो कि टेंजेंट कहां पर है D पर, और दूसरी लाइन है हमारी M और N, ये टेंजेंट बना रही है E पर, ठीक है। अब ये सेंटर, चलो ठीक, क्या बोला, टेंजेंट डाला है हमने ऐसा, ठीक। तो अब देखो ये हमारा सेंटर। बच्चों हमको इतना तो पता है कि किसी भी टेंजेंट पर अगर सेंटर से हम लाइन डालते हैं, ठीक है, जहां पर ये सर्कल को टच करता है, तो वो होता है हमारा 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। सेम इस टेंजेंट के साथ भी होगा। अगर इस टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां से हम सेंटर को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90। अच्छा, अब हम इसको नाम 1 दे देते हैं और इसको नाम 2 दे देते हैं। ठीक, अब एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या है 90 डिग्री, और इक्वल भी, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिखा है। अच्छा, अब बच्चों ये दोनों क्या है, अगर ये दोनों साइड्स हैं, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो हमारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल। लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो हमारी XY इज पैरेलल टू MN। ठीक है बच्चों, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना पूरा, वो हमने PDF में प्रोवाइड कर रखा है। यहां पर सिर्फ समझाने का काम है, ठीक है। यहां पर आप समझ लो इसका कितने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो पूरा का पूरा हमने PDF के अंदर प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अब जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका एक और में भी पार्ट दिया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक, ये हमारा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, इसके अंदर हमको AB की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, CD की लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर और AD की लेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक बच्चों, इसके लिए हमको सर्कल चैप्टर के जो थ्योरम है ये पता होना चाहिए। देखो सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम है, वो कहता है अगर किसी सर्कल पर किसी पॉइंट से हम टेंजेंट डालते हैं ना, ठीक है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डालेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, और दोनों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर। दोनों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर। इस थ्योरम को हम यूज करते हुए देखिए हर एक पॉइंट को पकड़ते हैं। पहले हम बी पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट कहता है कि भाई BP इक्वल टू BQ, ठीक है, BP BQ के बराबर। देखो इस पॉइंट से इस सर्कल पर एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, और दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर। अच्छा, अब हम C पॉइंट को पकड़ते हैं। C पॉइंट को पकड़ते हैं तो BQ, तो इधर आ जाएगा CQ इक्वल टू CR। ठीक, अच्छा, अब हम D पॉइंट को पकड़ते हैं तो आएगा DR इक्वल टू DS। अब हम A पॉइंट को पकड़ते हैं तो आएगा AS इक्वल टू AP। ठीक, अब इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को जोड़ दो। देखो क्या आएगा यहां पर, BP प्लस CR प्लस DR प्लस AP इक्वल टू क्या आएगा, BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस AS। ठीक है, जोड़ा। अब देख BP प्लस CR, देख अब देख CR प्लस DR क्या है, CR प्लस DR, मतलब देख ये वाली साइड हो गई पूरी। देख CR प्लस DR क्या हो गया,
सी डी हो गया, सी डी हो गया, चल सी आर प्लस डी आर क्या हो गया मेरा, सी डी हो गया, तो मैं इसकी जगह सी डी लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा अब देख ए पी प्लस बी पी क्या है, ए पी प्लस बी पी, ये ए बी हो गया पूरा, तो हमने ये लिख दिया इसको ए बी, ठीक। आगे बढ़े, बी क्यू प्लस सी क्यू, देख बी क्यू प्लस सी क्यू, तो हमारे ये पूरा बी सी बन गया, ये बन गया बी सी, प्लस डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस, तो हमारा ये ए डी बन जाएगा, ठीक, ऐसा बना। अच्छा अब देख ठीक, अब देख, अब हमारा आ गया ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। चलो ए बी की लेंथ हमको क्या दी है 6 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ हमको दी है 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू बी सी की लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर और ए डी की लेंथ हमको फाइंड करनी है। चलो 6 प्लस 4 होता है हमारा 10 इक्वल्स टू 7 प्लस ए डी, तो हमारा 7 इधर आएगा तो 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए डी, तो हमारा ए डी की लेंथ क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। बच्चों अब हमारा सेक्शन ए जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुका है, ठीक। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है जहां पर है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। बच्चों इसके अंदर एक एपी दिया हुआ है, बच्चों इसके अंदर एक एपी दिया है जिसके अंदर टोटल 40 टर्म्स हैं, ठीक है, 40 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हमको 40th टर्म निकालनी है कि वो क्या होगी, A40 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A क्या है इसका 5, साथ में हमारा D निकालना है, तो क्या करेंगे 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। चलो ये फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है A40। फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 40 रखना। a आ गया हमारा 5 प्लस n की जगह 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह 3, तो आ जाएगा 5 प्लस 39 इंटू 3, ठीक है, ठीक बच्चों ये आ जाएगा 5 प्लस ये हमारा मल्टीप्लीकेशन 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 10 11 117, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा तो आ गया 122, A40 आ गया हमारा A122। अच्छा अब बच्चों इसके बाद इसमें दिया है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, मतलब जो आखिरी की 10 टर्म्स हैं इसमें, मतलब A31 से A40 तक की जो टर्म्स होगी इनका सम निकालना है। तो हमको एक और सम का फॉर्मूला पता है, Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L, इससे निकल जाएगा। टोटल टर्म्स कितनी है लास्ट की 10 टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगी A31 से A40 तक, ठीक है। तो हमको A31 और एक A40 पता होना, A40 हमको 122 पता है, A31 हम निकाल लेते हैं। तो A31 निकालने के लिए क्या करेंगे, A31 इक्वल्स टू A प्लस 30 इंटू 3, A की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 90, तो ये आ जाएगा हमारा 95, ठीक। तो हमने यहाँ पे रख दिया 10/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 95 प्लस में A40 की वैल्यू आ गई 122, ठीक है। इसका आ गया हमारा ये 5 इंटू क्या आ जाएगा 5 6 7 9 12 2 1 5 7 5 5 1 5 6 7 8, क्या आ जाएगा हमारा 1085, क्या आ गया 1085, ठीक। अच्छा अब बच्चों आया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बच्चों, यहां तक कुछ समझ में आता है। यहां पर हमारा आधा पेपर सॉल्व हो चुका है, ठीक। अब हम नेक्स्ट हाफ को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री से। ये क्वेश्चन में कुछ बड़ी सी लैंग्वेज लिखी है जिसमें लिखा है अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। क्या हुआ, एक ऐसा पेड़ होगा, ठीक। मान लो कि ये यहां से कटा, ठीक है, एक आंधी आई और ये यहां से टूटा और ये जमीन पर ऐसा गिर गया, ठीक है, और इसने जमीन से बनाया 30 डिग्री, ग्राउंड से कितना बनाया 30 डिग्री। अच्छा और कुछ कह रहा है नहीं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। उसने बोला कि ये जितना भाग ऊपर यहां से टूटा है ये है हमारा 8 मीटर। अच्छा अगर ये 8 मीटर तो जो ये टूटने के बाद जमीन पे गिरा, मान लो इतना बड़ा ऊपर रहता तो इतना ही भाग नीचे भी गिरता, तो ये आ गया हमारा 8 मीटर, ठीक। अब हम इतने पार्ट, ठीक है, अब मैंने लिया
ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये बी सी की लेंथ ले लेता हूं मैं एक्स। क्या ले लेता हूं? एक्स। अच्छा, तो हमको क्या फाइंड करना है? पूरे मतलब बी डी की लेंथ, पूरे ट्री की कितनी लेंथ होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पूरे ट्री की लेंथ क्या हो जाएगी? बी डी मतलब बी सी प्लस सी डी, मतलब कि x प्लस 8। अच्छा, चलो हम पहले x फाइंड करते हैं। x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा एंगल है, ठीक, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी x बाय 8। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू x बाय 8। 2 1 जा 2 4 जा 4 मीटर इक्वल्स टू x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर। ठीक, और हमारे पूरे ट्री की लेंथ निकालना है, तो ये हमारा क्या? सी डी प्लस में बी सी, तो ये आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू टोटल लेंथ इक्वल्स टू 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12 मीटर। तो टोटल ट्री की लेंथ कितनी आ गई? 12 मीटर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का एक और पार्ट है जिसके अंदर कहा है कि दो ऐसे पोल हैं, ठीक है, एक रोड के साइड में ऐसे दो पोल्स हैं, ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी है 80 मीटर। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या करा कि बीच में एक पॉइंट है, रोड के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से क्या हो रहा है, एक साइड पर बन रहा है कुछ 60 डिग्री और एक साइड पर बन रहा है कुछ 30 डिग्री। ठीक, अच्छा, हमको ये जो पोल्स हैं इसकी हाइट दी हुई है क्या? बच्चों, ये जो पोल है इनकी हाइट बराबर है, उसको हम h मान लेते हैं। ठीक, और ये पूरा 80 है। अगर हमने इसको x माना, ठीक है, मान लो ये a b c d और ये e है, ठीक है, तो हमने एक पोल का जो डिस्टेंस है इसको x मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? इसको x मान लिया, तो बचा हुआ कितना हुआ? 80 माइनस x, इतना डिस्टेंस होगा। ठीक, बच्चों सिंपल सा है, इसमें लगाना है हमको पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या दिया है? दोनों जो पोल है इसकी हाइट कितनी है? h, ठीक, मतलब बराबर। तो हमने पहले वाले में अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो आ जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x। ये ट्रायंगल देख, बस ये वाला ट्रायंगल देख, ठीक है, इसमें क्या? h बाय x, क्या आ जाएगा? h बाय x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h बाय x। ठीक है, तो हमारे h की वैल्यू क्या आ गई? √3x इक्वल टू h। ये आ गया। ठीक, अच्छा, अब ये वाले ट्रायंगल में बी सी डी में लगाते हैं, किसमें? बी सी डी में लगाते हैं, तो यहां पर लगेगा tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h बाय 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू होती है क्या? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h बाय 80 माइनस x। ये इस साइड जाएगा तो आ जाएगा 80 माइनस x बाय √3 इक्वल्स टू h। देख, दोनों h बराबर होंगे, दोनों h बराबर, तो 1 और 2 दोनों को क्या कर दो? बराबर रख दो। आ जाएगा हमारा √3x इक्वल्स टू 80 माइनस x बाय √3। ये √3 इधर गया, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में आया √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3। क्या आ जाएगा? 3x इक्वल टू 80 माइनस x। ये x इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 80। ठीक, अच्छा, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां से 20। ठीक है, तो x हो गया हमारा 20, x आ गया हमारा 20 और 80 माइनस x हो जाएगा हमारा 60। ठीक, इतना समझ आता है? ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला पार्ट। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये फिर से सर्कल से आया है। इसके अंदर क्या दिया है? ऐसा कुछ डायग्राम है जिसमें हमारा पॉइंट P से एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, PA और PB। ठीक, PA की लेंथ हमको 6 सेंटीमीटर दी है, ठीक, और एंगल जो P है ये हमारा 60 डिग्री है। बच्चों, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी एक सर्कल पर दो टेंजेंट डाल रहे हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है? बराबर, मतलब कि AP इक्वल्स टू BP, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब बच्चों ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है, जिसमें
ये वाली दोनों साइड्स क्या है, बराबर। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, बराबर। मतलब ये एंगल दिस एंड एंगल दिस, मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, बराबर। अच्छा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर। तो यहां पर लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल पी, और एंगल पी की वैल्यू दी है 60 डिग्री, ठीक। ये इधर से जाएगा माइनस में, ठीक। अब हमारा बचा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमारा देखो एंगल ए 60 आया और एंगल बी भी 60 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या आ जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। अच्छा बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर दिया है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स that are consecutive multiples of 5 is 725, ठीक है। 3 consecutive multiples of 5 है, उसका जो सम है, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 725 है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो अगर हम पहला मल्टीपल ऑफ 5 ले लेते हैं 5x, ठीक है, तो इसका अगला कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा, 5x प्लस 5, और इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 5x प्लस 10। बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर हमने x को 1 ले लिया, ठीक, तो पहला नंबर आया 5, ठीक, तो अगला 5 का मल्टीपल क्या होता है 10, तो ये 10 आना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 रखी, तो 5 1 जा 5 प्लस 5 क्या आ रहा है 10, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक। हमने ये क्यों लिया, देख सबसे पहले उसने क्या बोला, ये नंबर भी 5 का मल्टीपल होना, ठीक है, तो हमने कोई भी नंबर लिया उससे 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 का मल्टीपल बन गया, ठीक। अब इसका अगला कंसेक्यूटिव क्या होगा, इसमें 5 को और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अगला कंसेक्यूटिव इस नंबर में 5 और जोड़, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला, इनके जो स्क्वायर का सम है, मतलब इनके अगर हमने ऐसा स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ऐसा स्क्वायर कर दिया और इसका अगर हमने सम निकाल लिया, तो ये आना चाहिए 725, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करते हैं। 5x स्क्वायर आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस में, इस इक्वेशन को इलेबोरेट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 25x स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 5 2 जा 10, 10 5 जा 50x। अब इसको इलेबोरेट करेंगे, ठीक है, मतलब एक्सपांड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस में 100 प्लस में 10 5 10 10 10 जा 100x इक्वल्स टू 725। कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है, ठीक। देखिए 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर, ये आ गया हमारा 75x स्क्वायर, ठीक। आगे देख, ये हमारा 50x और ये 100x, तो ये हमारा हो जाएगा 150x, ठीक है। बाकी हमने इसको ऐड करा 25 प्लस 100, ये आ जाएगा हमारा 125 इक्वल्स टू 725, ठीक। ये हमारी कुछ इक्वेशन बन रही है। 725 इधर किस में आएगा, माइनस में, तो इधर आ गया 0। इन दोनों को हमने सॉल्व करा तो आएगा हमारा माइनस में 600, ठीक है। अब देख ये कुछ इक्वेशन बनी, पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 बनाते हैं तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 75 से डिवाइड कर, क्या करेंगे 75 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको भी 75 से डिवाइड करा, इसको भी 75 से और इसको भी 75 से, ठीक। देखो ये दोनों कट गए, हटा दें, चलो 75 1 जा 75 2 जा। अब इसको भी हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। इसको 25 से कट करके देख लेते हैं, ठीक है। 25 3 जा, इसमें आएगा 25 2 जा 50 बचे 10 24, 3 1 जा 3 8 जा। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, यहाँ पे प्लस है, ठीक। अच्छा अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। तो हमारा देखो दो नंबर ऐसे लेना है जिसका सम क्या आना चाहिए +2,
और उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -8, तो नंबर हमारे होंगे 4 और -2। तो हमने लिया x² प्लस में 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, क्या बना x इंटू एक्स प्लस 4, यहां से -2 कॉमन, तो यहां से भी माइनस साइन, यहां से भी 2 यहां से, और यहां पे बचेगा 4x प्लस 4। तो इक्वेशन हमारी अब बन जाएगी कुछ इस तरह की, x माइनस 2 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी हमारी -4। ठीक, नेगेटिव वाले को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमारी x की वैल्यू सिर्फ क्या ले लेंगे, x इक्वल टू 2 रख देंगे यहां पर। हमारा नंबर पहला क्या था 5x, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अगला नंबर क्या है 5x प्लस 5, 5x प्लस 5, ये आ जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 5 15, और अगला आ जाएगा 5x प्लस 10, तो ये आ जाएगा हमारा 20। बच्चों अब हमारा सेक्शन बी यहां पर खत्म होता है, अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है। बच्चों सेक्शन सी के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ठीक, तो वो आप एनसीईआरटी से रिफर कर सकते हैं या सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर दिए हैं वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर हमको मीन निकालना है। 300 पैसेंजर्स हमारे टोटल हैं। ठीक, इसके अंदर एज हमको दी है <10, <20, <40, तो हम इसके अंदर क्लास बनाएंगे 0 से 10, 10 to 20, मतलब एज ग्रुप जो 0 से 10 वाले हैं, 10 से 20 वाले हैं, 20 से 30 वाले हैं, कुछ इस तरह के हमारी हम एज बना लेंगे। ठीक, अब यहां पर हमको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब जैसे 14 लिखा है ना, वो सिर्फ <10 का है, लेकिन जो <20 वाला है उसके अंदर क्या <10 भी इंक्लूड हो गए हैं। तो हमको अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से इसके जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर हमको <20 वाले की फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब 10 to 20 क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम क्या करेंगे 44 माइनस उसके पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, 44 माइनस 14 जो कि हमारा आ जाएगा 30। ऐसा हम हर एक के साथ करेंगे। जैसे नेक्स्ट है <30, तो इसकी क्लास क्या होगी 30 to 40, इसमें हम क्या करेंगे 82 माइनस 44 माइनस 14, नहीं ठीक। जो हमारा नेक्स्ट वाला है जो कि <30, तो इसकी क्लास क्या होगी, क्लास 20 से 30 तक, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 82 माइनस 44। ठीक, नेक्स्ट क्लास हमारी क्या बनेगी 30 to 40, जो कि हमारा <40 वाला आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 134 माइनस 82। ठीक, इतना समझ आ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने यहां पर कुछ ऐसी लिख दी है। ठीक, अब इसके बाद हम xi लिखेंगे, मतलब ये जो क्लास है इसके मिडिल की वैल्यू लिख दो, 10 हाइयर क्लास, ठीक है, क्लास की जो हाइयर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 0/2 कितना आता है 5। नेक्स्ट क्लास का आएगा 20 प्लस 10/2 15, फिर आ जाएगा हमारा 20, फिर आ जाएगा 20 25, ठीक, फिर आ जाएगा 35, फिर 45 55 65 एंड 75। ठीक है, इस तरह से हमारा xi। अब हमको fi जो ये फ्रीक्वेंसी इंटू xi लिखना है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है वहां पे। ठीक है, तो पहला आ जाएगा हमारा 70। इस तरह के हम सबका करते रहेंगे। ये मैंने सारे के सारे सॉल्व करके यहां पर लिख दिए हैं। ठीक, अब हम इसका मीन निकालते हैं। बच्चों मीन क्या होता है, समेशन fi xi बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, तो हमारा इन सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़ेंगे तो हमको दिया है टोटल पैसेंजर 30। हमने क्या करा 12600 बाय 300, ये करा, ये 0 से 0 कटे, क्या होगा यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 42। क्या आ गया हमारा मीन 42। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगले वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत बड़ी सी एक कहानी दी है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। क्या है कि एक टावर है, ठीक है, जहां से आपकी शिप और बोट्स को देखी जा रही। ठीक है, अब देखो एक साइड से एक शिप आ रही है और एक साइड से एक बोट आ रही है। ठीक, ये टावर की तरफ। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा जो बोट है, मतलब ये है हमारी बोट। ठीक, इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये है 30 डिग्री। यहां पर है कुछ बोट हमारी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं बोट। ठीक है, यहां से आ रही है हमारी शिप।
अच्छा, बोट का ये वाला एंगल 30, तो ये भी एंगल 30 बना रहा है, ठीक। और शिप के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बन रहा है, ठीक है, ये हमारा बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और ये भी हमारा बन रहा है 60 डिग्री। अच्छा, अब जो टावर है इसकी हाइट दे के रखी है हमको 40 मीटर। कितनी दिए? 40 मीटर, ठीक। अब ये हो गया हमारा A, B, C और ये D मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देख क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये पूछना चाह रहा है कि शिप और बोट में से कौन पास है और कौन दूर है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, हमको ये डिस्टेंस पता है, हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री। डायरेक्ट लगाएंगे tan थीटा। क्या लगाएंगे? tan, देखो हम बोट के लिए लगाएंगे tan 30, ये आ जाएगा 40 बाय BC आ जाएगा। BC हमारा क्या? ये डिस्टेंस बोट का, ठीक है, इस लाइट हाउस से, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू हमारी हो जाती है 1/√3 इक्वल्स टू 40 बाय BC, ठीक। तो ये जो BC है, ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, बोट कितनी दूरी पर है? बोट की दूरी आ जाएगी, BC आ जाएगा हमारा बोट की दूरी 40√3, 40√3। देखिए इधर मल्टीप्लाई में गया सिर्फ, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी जो शिप है ये कितनी दूरी पर है, मतलब अब हमको निकालना है CD। तो इस ट्रायंगल में हम tan थीटा लगा देंगे, मतलब tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू 40 बाय हमारा क्या है? CD, ठीक। अच्छा, हमने tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू 40 बाय CD। CD इधर गया इक्वल्स टू 40 बाय √3, ठीक। अब देख, एक डिस्टेंस आ रहा है हमारा 40 इंटू √3, एक डिस्टेंस आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय √3। बच्चों √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, ठीक। अच्छा, एक में हमने क्या करा? 40, देखो 40 दोनों जगह दिख रहा है, एक में हम 1.73 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक में 1.7। बच्चों एक सिंपल से कंसेप्ट से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि अगर कोई चीज दूर है, ठीक है, कोई चीज दूर है तो ऊपर से उसका एंगल क्या बनेगा? कम। जैसे कि मेरे को सामने बहुत दूर कोई चीज देखना है तो मैं ऐसा सीधे देखूंगा तो ऊपर से उसका एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा? एकदम 0 बनेगा, ठीक। अगर मुझे नीचे एकदम मेरे फुट के पास देखना है, अपने पैरों के पास देखना है, तो मुझे पूरा ऊपर से क्या पूरा का पूरा घूमना पड़ा, तो एंगल मेरा क्या? बहुत ज्यादा, मतलब 90 डिग्री। तो जितना ज्यादा एंगल, बॉडी उतनी पास, ठीक। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देख, इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि अगर, ठीक है, अगर कोई यहां पर बोट जो थी, ठीक है, बोट थी वो इधर 20 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, ठीक। अब हमको बताना है कि ये कितनी देर में इसके बॉटम तक आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लाइट हाउस के बॉटम तक आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अब देख, हम पहले तो स्पीड को क्या करेंगे? 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करेंगे? मीटर पर मिनट में कर देंगे। मीटर में करेंगे तो इंटू 1000 और आर को मिनट में करेंगे तो 60, ठीक। अच्छा, अब हमारा टाइम क्या होता है? इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 40√3 डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा हमारा? डिस्टेंस कितना? इतना डिस्टेंस, ये क्या आया था हमारा? 40√3, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था, ठीक। अब हमारा स्पीड कितना दिया है? 20 इंटू 1000 बाय 60, ठीक है। ऐसा हमने इसको डिवाइड कर दिया। बच्चों अगर आप सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर देखने जाएंगे तो वहां पर यहां इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है या मिस कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है। और कई जगह जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं वहां पर इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर जैसा सीबीएसई ने लिखा है वैसा का वैसा लिख दिया है, लेकिन आप इसका कैलकुलेशन खुद से करके देखिए, आपका आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करने पर, हम सॉल्व करके देखते हैं। 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, 2 10 जा एंड 2 4 जा, ठीक है, सॉरी 2 जा, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 12√3/100, मतलब कि 12 इंटू 1.73 बाय 100। तो इससे हमारा आंसर आएगा 0.207, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 0.207 मिनट, ठीक। और सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वो आंसर कुछ है, ठीक है, 2.076, ठीक है। एक पॉइंट का अंतर है, शायद तक कुछ मिस कैलकुलेशन या मिस टाइपिंग हो गई है वहां पर, तो इसको ध्यान से देखना है, ये गलती यहां पर सॉल्यूशन में है।
ठीक। और कई जगह जहां पर सॉल्यूशन बताए गए हैं वहां पर इस गलती को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो आप पेपर को खुद से सॉल्व करें, आपको ये पता चल जाएगा। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी सी कहानी दिख रही है। ठीक है, इसको हम पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब इसको देखेंगे कि क्या क्या लिखा है। इसके अंदर दिया है कि भाई 4 डॉल है हमारे पास, D1, D2, D3 और D4, ऐसी 4 डॉल है। ठीक, पहले वाले में उसने जो इसका कंक्लूजन है वो ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ, ठीक है, जो हमको पहली वाली डॉल है और जो दूसरी वाली डॉल है, ठीक, इसके जो डायमीटर, मतलब यहां पर स्फेयर है, इनके डायमीटर का रेशियो दिया है, मतलब D1 ऑफ रेड बाय D2 ऑफ ऑरेंज जो दिया है, ये हमको दिया है 2/3, इसका रेशियो हमको दिया है 2/3। ठीक, अगर इनके डायमीटर का रेशियो 2/3 तो इनकी रेडियस का जो रेशियो आएगा R1/2, ये भी 2/3 ही आता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, रेडियस क्या आता है, 2, डायमीटर क्या आता है, 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम रेडियस, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3। ठीक, अब जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, इसमें क्या है, एक ऐसा डॉल बना है जहां स्फेयर है और नीचे ऐसा कुछ सिलेंडर है। ठीक, एक स्फेयर और एक सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है इसकी हाइट हम h' मान के, इसकी हाइट कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, और जो इनकी रेडियस है, क्या है, रेडियस ये दिया है 3, और स्फेयर की रेडियस भी दिया है 3। ठीक, और डॉल 4 के बारे में एक ड्रम वगैरह है, वो हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं। अब देख, हमको जो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है उसमें कुछ ऐसा कहा है कि अगर, ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, ये जो डॉल 1 और डॉल 2 इसके जो स्फेयर्स थे, ठीक है, इनका हमको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो भाई स्फेयर का है, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये होता है हमारा 4πr का स्क्वायर। ठीक है, तो हम दोनों का 4πr स्क्वायर निकालेंगे। चलो, 4πr1 का स्क्वायर बाय 4πr2 का स्क्वायर, 4π से 4π कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/9, मतलब 4:9। हमारा आंसर आ जाएगा 4:9। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका सेकेंड पार्ट पर आते हैं। ठीक बच्चों, इसके सेकेंड पार्ट के अंदर कहा है कि ये जो हमारा थर्ड डॉल है, जहां पर एक सिलेंडर और स्फेयर था, इसको हमने क्या करा, मेल्ट करके, ठीक है, मेल्ट कर लिया और एक डॉल 4 का ड्रम बना लिया, डॉल 4 का ड्रम बना लिया। ठीक, जो ड्रम है, जो ड्रम बना रहे हैं, इसकी रेडियस हमको दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, हमने उसको मेल्ट किया ना, हमारा जो क्ले था उसको हमने मेल्ट किया, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, सिलेंडर और स्फेयर का मिला के जो हमने ड्रम 4 बनाया ना, इसका वॉल्यूम बराबर रहेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, स्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल्स टू ड्रम का वॉल्यूम कर देंगे। ठीक, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्रम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। वॉल्यूम ऑफ ड्रम होगा पाई r² h इक्वल्स टू, क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r³ प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r² h। ठीक बच्चों, रेडियस देखो, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 और इसकी, तो ये रेडियस की वैल्यूज बराबर है। ये हमारा सिलेंडर हमने h' लिया तो h' ले लिया। ठीक, देखो पाई पूरे उसमें कॉमन है तो कट जाएगा। ठीक, अब देख, यहाँ पर हमने r की वैल्यू अगर रखते हैं, ये r² कटा, देख इधर r³ कट जाए और ये r² कटा, यहाँ पे सिर्फ r बचेगा। ठीक है, अब देख यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 4/3 इंटू r की वैल्यू कितनी है 3 से 3 कटा, प्लस में ये देख मैंने r² इसलिए काटा क्योंकि हर जगह क्या है, r की वैल्यू 3 सेम है। ठीक है, प्लस में h' की वैल्यू क्या है 8, तो लिखा मैंने 4 + 8 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ड्रम की हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। बच्चों, ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ये हमने आपको समझाने के हिसाब से बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड स्टेप वाइज
ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन करने में जो सबसे बेस्ट तरीका है उसके हिसाब से हमने एक पीडीएफ बनाई है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो वहां पर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन एकदम बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।